तरह से हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसी तरह से भ्रष्टाचार जो है ये भी हम अभी उसके ग़ुलाम हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस फैमिली से हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मतलब इस फैमिली में जस्टिस आगा हैदर की फ़ैमिली की मैं बहू बनी हूँ। जिस तरह से उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई और ये देखिए कि कितने उनको यही प्रलोभन दिए गए कि हम आपको सर का खिताब देंगे और प्रॉपर्टीज़ वगैरह देंगे, लेकिन उन्होंने इस सब को एक साइड में रख के रिज़ाइन दे दिया, है ना। भगत सिंह को फांसी देने से इनकार कर इस्लाम को सही तरीके से हम मुसलमान ही नहीं समझ पाते हैं। इस्लाम में ये है कि तालीम हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वॉइस न्यूज़ और मैं हूं परमिंदर सिंह। जस्टिस आगा हैदर जी हाँ, नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों जो देशभक्त महान भक्त हुए हैं, उनको उनके फांसी की सज़ा के ऊपर जो दस्तावेज हुए थे, उनके ऊपर जो जस्टिस आगा हैदर जी ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। और यही नहीं, अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यह भी एक सच्चे देशभक्त हैं जो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं उनकी फांसी की सज़ा पर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्हीं के वंशज आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनके वंशज परिवार में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय दिया। अच्छा, आप पहले आप परिवार के सबसे बड़े हैं, एक बार पूरे परिवार का आप परिचय कराएं कि आपके परिवार में कौन कौन मेंबर्स हैं। मेरे बड़े भाई थे सैयद जावेद हैदर एडवोकेट, जिनकी डेथ 1920 में हो गई थी। उनके बेटी यूसुफ हैदर ने, और उनके बाद मैं हूँ। मेरी बेटी सबीका हैदर है, उसके बाद नवेद हैदर हैं, इनके बेटे मुर्तज़ा हैदर हैं, और ये मेरी पत्नी है अतिया हैदर, और ये है सोनी हैदर। और है क्या संबंध है? आगा हैदर मेरे परनाना थे, मेरी मदर के नाना, सगे परनाना। और इनका जन्म जो था अप्रैल 1976 में हुआ था, यहीं सहारनपुर में, इसी मकान में। हाँ, और इन्होंने 1998 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में MA किया, फिर LLB किया। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बारहटला किया। बारहटला करने के बाद इन्होंने वहाँ पे फ्रेंच और जर्मनी ज़बानें सीखी। उसके बाद 1907 में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्ट्री शुरू की। फिर 1925 में लाहौर हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। और जब भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही थी, तो अदालत से उठ के आ गए। उसके बाद चीफ जज के दूसरे सदस्य थे जस्टिस कोल्ड स्टीम और जस्टिस एस हिल्टन। तो जस्टिस कोल्ड स्टीम ने गवर्नर को लिखकर भेजा कि आगा हैदर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है। तो गवर्नर ने वासराय को लिखा। वासराय ने सरकारी वकील कांडिस को जस्टिस आगा हैदर के बंगले पर भेजा और कहा कि तुम भगत सिंह के मौती दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दोगे तो हम तुम्हें प्रीवी काउंसिल के जज बनाएंगे और वासराय की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाएंगे। यानी आज के ज़बान में केंद्रीय मंत्री जी से कहना चाहिए। लेकिन जस्टिस आगा हैदर ने कहा गेट आउट, आई एम ए जज नॉट ए बचर, और अपने नौकर से कहा इस कमबख्त को यहाँ धक्के देकर बाहर निकलवा दो। जी, तो आप ये बताएं कि आज जो है आज़ादी महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है, तो आपका परिवार कैसे मनाता है इसको? दिन को बहुत ही गर्वपूर्वक मनाते हैं और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं जस्टिस आगा हैदर के परिवार का सदस्य बनी। मैं इस परिवार की बहू हूँ और जो उन्होंने देश के लिए किया वो एक प्रेरणा है हम सब के लिए। मतलब हमें भी देश के लिए हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब भी देश को हमारी जिस तरह से भी ज़रूरत पड़े।
और हमें अपनी आज़ादी जो है उसको कायम रखने के लिए कि हमेशा मतलब हमारी ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि हमारा देश जो है वो हमेशा आज़ाद रहे और तरक्की करता रहे। जी, मेरा नाम सोनी हैदर है। अच्छा सोनी जी, ये बताएं कि आज़ाद जो देश है, आज़ाद सही मायने में आज़ादी क्या है, आज किस तरीके से आज़ाद हुए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी जो हमें मिली है, वो उसके पीछे हमारी कितने ही शहीद जितने हैं उन्होंने अपना खून बहाया, इतना बलिदान दिया, उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली है कि पूरे भारतवर्ष में हर कोई स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इतने बलिदान के बाद हमें ये सब कुछ मिला है, स्वतंत्रता मिली है, उसको देखते हुए हमें अपने दिल में भारत के लिए मोहब्बत और इसी तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए, न्यू जनरेशन जो है उनको चाहिए कि ये जातिवाद और ये जितना भी ये भेदभाव है, ये सब कुछ इसको ख़त्म करना चाहिए और भारत को प्रगतिशील अगर बनाना हम आज़ाद हो चुके हैं तो क्यों हम बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भेदभाव में, क्यों महंगाई में जकड़े हुए हैं, क्यों बेरोज़गारी में जकड़े हुए हैं? तो अगर सही मायने में आज़ादी है तो इनसे आज़ादी कब मिलेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने बराबर का योगदान दिया। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल वजूहात की बिना पे ये भेदभाव, ऊंच नीच और ये हिंदू मुस्लिम वो जो है उससे आज़ाद नहीं हो पाया। जब तक इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ऊंच नीच भेदभाव जो है या हिंदू मुस्लिम जो एक टेंशन है जो क्रिएट की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जब तक हमें इससे आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक कि ना भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ना महंगाई ख़त्म होगी। क्योंकि इनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहती हैं या दूसरे मामलात के अंदर उलझा के रखना चाहती हैं ताकि वो अपना हुकूमत जो है वो कर सकें और अपनी सरकार चला सकें। ये सबसे युवा नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर युवाओं के लिए कैसे सोचते हैं, क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को? जी। सबसे पहले तो मैं भी ये कहूँगा कि एक पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिकल इमेज जो है या पॉलिटिकल व्यू जो है ये सब ख़त्म होना चाहिए। जैसे आजकल के नए नए जैसे हैं जो पॉलिटिकली वो देख रहे हैं हर चीज़ को, उसमें ना जाके वो कुछ ऐसे जैसे समाज सेवा वगैरह जो करते हैं जैसे वो, या एक रोज़गार बिजनेस वगैरह उसके देखें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो हमारे देश में से। और एक एजुकेशन जितने हो सके हासिल करें, वो पढ़ें लिखें अपना आप को, और जैसे कुछ अपना बिज़नेस वगैरह करें ताकि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ख़त्म हो देश से। लड़ाई झगड़ों वगैरह में इन सब चीज़ों से दूर रहें, माहौल अपना अच्छा बनाए रखें आसपास। ये कहना चाहती हूँ कि हमने अंग्रेज़ों से तो भारत को आज़ाद करा लिया, मगर जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसी तरह से भ्रष्टाचार जो है ये भी हम अभी उसके ग़ुलाम हैं। तो मैं वही कह रहा था क्योंकि हम इसी के ग़ुलाम हैं, तो इसकी ग़ुलामी कैसे दूर होगी? इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है, इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो हमें निडर हो के आगे आना पड़ेगा। जो चीज़ गलत है, गलत को गलत हमें कहने की हिम्मत हम में होना चाहिए है। ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें देख के ऐसा लगता तो है कि ये गलत हो रहा है, मगर हम अपने में हिम्मत नहीं पैदा कर पाते हैं कि हम आगे बढ़ के कहें कि ये गलत है। तो और जिस तरह से ये है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में है कि हमें अपना काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। तो हम रिश्वत क्यों दें? हम रिश्वत देते हैं तब तो दूसरा लेता है और हमारा काम होता है। हम कोशिश ये करें कि हम बिना रिश्वत दिए इस अपने काम को कराने की कोशिश करें। तो ये सब जो कुरीतियाँ हैं ये हमारे समाज से दूर हों। हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली है, मगर भ्रष्टाचार की बेड़ियाँ अभी भी हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं।
जी बिल्कुल सही कहा। भ्रष्टाचार की बेड़ियां जो है अभी भी इससे हम जकड़े हुए हैं, इससे कैसे निजात पड़ेगी? अच्छा सोनी जी, आप ये बताएं, एक महिला है, महिला होने के नाते किस तरीके से महिलाओं को सोचना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा की तरफ उनका ज़्यादा रुझान नहीं होता है, या वो कह ले सही मायने में वो ज़्यादा शिक्षित नहीं हो पाती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, जागरूकता कैसे लाएं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ मुस्लिम्स में ज़्यादातर यही होता है मोस्टली कि जितनी लड़कियाँ होती हैं उनको नहीं पढ़ाया लिखाया जाता। लेकिन आज के जो जो ये टाइम चल रहा है, न्यू जनरेशन है, वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। और अब हम लोगों का भी यही हो रहा है कि जितने गरीब से गरीब लोग होते हैं उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसी के लिए बहुत से मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने ये NGO खोले हुए हैं, गांव-गांव जाके शिक्षा दी जा रही है कि अगर पढ़ी लिखी कोई लड़की होगी तभी वो आगे जाके अपना कोई व्यापार भी कर सकती है। घर में सिलाई सेंटर या कुछ भी, ब्यूटी पार्लर, ये सब कुछ करके सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए एजुकेशन मोस्ट है, तो इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस फैमिली से हूँ, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मतलब इस फैमिली में जस्टिस आगा हैदर की फ़ैमिली की मैं बहू बनी हूँ। जिस तरह से उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई, और ये देखिए कि कितने उनको यही प्रलोभन दिए गए कि हम आपको सर का खिताब देंगे और प्रॉपर्टीज़ वगैरह देंगे, लेकिन उन्होंने इस सब को एक साइड में रख के रिज़ाइन दे दिया, है ना। भगत सिंह को फांसी देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने हक़ की आवाज़ उठाई। तो उन लोगों ने जो इतना बलिदान दिया, हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी हैं, है ना, उन सब की जो बलिदान है उसको दिल में रख के हमें चाहिए न्यू जनरेशन के साथ मिलके एजुकेशन पे ध्यान दें। जो गरीब लड़कियां हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराएं, उनको इस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो पाएँ। ये नहीं कि वो एक चार दीवारी के अंदर बंद हो के रह जाएं। हमारे यहाँ अगर बुर्का है तो ये कोई पाबंदी नहीं है कि बुर्के में घर में ही रहेंगे। आप बुर्के में रह के, पर्दे में रह के आप कोई भी काम कर सकती हैं, एजुकेशन ले सकती हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हैं। तो यही मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से, और आजकल ये भी हो रहा है, देखिए आज की डेट में अच्छी जो मुस्लिम्स हैं वो एडवोकेट्स बन रही हैं, जजेस बन रही हैं। अभी यहीं सहारनपुर में एक और जज नियुक्त हुई हैं, वो भी मुस्लिम ही हैं। तो स्टडी लॉ में ही है? जी, मैं एक एडवोकेट हूँ जी, और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से जज साहब का नाम रोशन करूँ खुदा के। और ये मुर्तज़ा हैदर हैं, ये भी BBA LLB कर रहे हैं। तो आप सबकी दुआओं से ये है कि इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और जुडिशरी में इंशाल्लाह नंबर आए हमारा। जी। और ये जो कहा जाता है कि इस्लाम में या मुस्लिम लड़कियां ना पढ़ें, इस्लाम ने तो ये कहा है, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि इस्लाम को सही तरीके से हम मुसलमान ही नहीं समझ पाते हैं। इस्लाम में ये है कि तालीम हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, चाहे उसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े। मतलब भले ही तुमको अपने मुल्क से, अपने देश में तालीम हासिल करो और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के लिए तुमको बाहर जाना पड़े तो तुम बाहर भी जाओ, मगर इस चीज़ को ना समझ के हम लड़कियों को घर में बिठाएं तो ये गलत है। ये इस्लाम ने भी नहीं कहा है। चीन की मिसाल इसलिए दी है सर क्योंकि उस टाइम पे चीन बहुत दूर था। आजकल तो ये है कि फ़्लाइट ली और जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे चीन बहुत दूर पड़ता था, इसलिए यहाँ पे चीन की मिसाल दी जाती थी। जी, मिसाल की बात है, बहुत सही बात की, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और इस्लाम नहीं सिखाता है कि इस तरीके से आप जो है घर में बैठे अगर बुर्का पहना है तो बुर्का पहन के भी आप जा सकते हैं और स्टडी अपनी जो है उच्च शिक्षा ले सकते हैं, भले विदेश भी जाना पड़े। बिल्कुल सही बात की। अच्छा ये बताएं कि क्योंकि और भी शहीद जो हैं, और भी क्रांतिकारी जो हैं वो शहीद हुए थे, तो उनको किस तरीके से नमन करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए? जाहिर बात है जिनके नाम हमें याद हैं उनको हमें दिल में रखना चाहिए और किसी न किसी तरह उनके नाम देश के सामने पेश करने चाहिए कि इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ वतन को आज़ाद कराने के लिए दी हैं।
और उनको याद करना ये चाहिए। था जस्टिस आगा हैदर जी का परिवार, वंशज। और जस्टिस आगा हैदर जी वो शख्स थे जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सच्चे देशभक्त भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की मौत की सज़ा पर हस्ताक्षर नहीं किए। और यही नहीं कि उन्होंने अपने नौकरी तक को बलिदान कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया, और किस तरीके से एक सच्चे देशभक्त होने का परिचय दिया। और इन्हीं का जो खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, इनका वंशज है, तो ये भी बता रहे कि किस तरीके से एक देशभक्ति की भावना इन्हीं के दिलों में भी है। बता रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम सौहार्द से रहे, प्रेम से रहे, नारियों को शिक्षित होना चाहिए। तो सब चीज़ इन्होंने बताई। युवा भी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कैसे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी आपको इसी तरह के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जुहैब खान के साथ मैं परमिंदर सिंह, डेली वॉइस न्यूज़ सहारनपुर से। बहुत शुक्रिया सर आपका।